नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक इस वक्त चल रही थी और इसका अब समापन हो चुका है। तो इस कॉप 26 के अंत में एक डिक्लेरेशन कॉप 26 अग्रीमेंट साइन किया जाना था। और इसी डिक्लेरेशन में अगर आप देखें तो लास्ट मोमेंट में भारत ने कुछ चेंजेस किए हैं। और इस चेंजेस के बाद कहा जा रहा है कॉप 26 का जो स्टेटमेंट था, जो इंटेंट था, वो वीकन हो चुका है। और इस वीकनेस का ठीकरा भारत के सर पे फोड़ दिया जा रहा है। तो आखिरकार क्यों कॉप 26 के समापन पर भारत, जिसकी प्रशंसा हो रही थी नेट जीरो 2070 टारगेट के लिए, आखिरकार क्यों अब भारत पर ही इसका ब्लेम डाला जा रहा है और भारत पर ही इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो आज की इस क्लास में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कॉप 26 के अंतिम डिस्कशन के कुछ अंतिम क्षण में क्या हुआ, अंतिम कुछ पल में ऐसा क्या हुआ जो भारत अचानक से हीरो से कुछ विलन जैसा दुनिया सिद्ध करना चाह रही है। तो आज की इस क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। तो विद रेफरेंस टू कॉप 26 आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो आपको बताना है इसमें से क्या सही है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। तो आपके मन में जो भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है, आप वहां पर उसे पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है इंडिया का क्रिटिसिज्म। आप देख सकते हैं दोस्तों, आलोक शर्मा डीपली फ्रस्ट्रेटेड बाय इंडिया एंड चाइना ओवर कोल। वैसे ही आप देख सकते हैं अन्य पोर्टल में भी कॉप 26 चाइना एंड इंडिया मस्ट एक्सप्लेन देमसेल्व्स सेज शर्मा। तो आलोक शर्मा कौन है? इससे पहले आपके मन में ख्याल आए तो आपको बता दूं दोस्तों, आलोक शर्मा कॉप 26 के प्रेसिडेंट थे। अब आपको लगेगा नाम से तो ये भारतीय होंगे। नहीं दोस्तों, भारतीय नहीं है, ये यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। तो ब्रिटिश नागरिक हैं एंड ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कॉप 26 के जो प्रेसिडेंट थे। तो इंडिया की बात करें तो दोस्तों, इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ रहा है। कारण बताया जा रहा है, भारत ने कुछ लास्ट मिनट अमेंडमेंट किया है, जिससे कोल पावर पे जो कॉप 26 की स्टेटमेंट आने वाली थी वो डाइल्यूट हो गई है। जो फाइनल वर्जन था कॉप 26 का ड्राफ्ट टेक्स्ट, उसमें एक पैराग्राफ था जो कि कोल पावर से रिलेटेड था। तो इस पैराग्राफ में अगर आप देखें तो जो टर्म यूज किया जा रहा था वो था फेज आउट ऑफ कोल पावर। तो इसमें फेज आउट ऑफ कोल पावर मेंशन था। तो इस पर चाइना सबसे पहले माइल्डली ऑब्जेक्ट करती है इस फेज आउट ऑफ कोल पावर को, और उसके बाद भारत सामने आ जाती है और भारत प्रपोज करती है इस पैराग्राफ का नया वर्जन रखा जाए, जिसमें फेज आउट के जगह फेज डाउन ऑफ कोल पावर की बात हो। तो ये क्या शब्दों का माया जाल है, फेज आउट और फेज डाउन? आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम फेज आउट वर्सेस फेज डाउन देखें तो जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें जो टर्म था दैट वाज फेज आउट। तो फेज आउट का मतलब है दोस्तों कि कोल का इस्तेमाल एलिमिनेट कर देना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो रिवाइज्ड फाइनल टेक्स्ट था, जो कि भारत के कहने पे आया, जिसमें टर्म का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज फेज डाउन। तो फेज डाउन अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेसिवली यानी विद टाइम कोल को ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसके इस्तेमाल को रिड्यूस करना है, इंस्टेड ऑफ एलिमिनेट करना। कोल का अगर यूजेज इस प्रकार से है, अगर कोल की यूजेज ऐसे चल रही है, तो अचानक से एक तारीख के बाद एलिमिनेट करने के बजाय क्या किया जाए, कुछ इस प्रकार से उसको फेज डाउन किया जाए। तो ये भारत का कहना है। तो इंडिया ने कहा कि कोल पावर, तो इंडिया ने एक चीज तो एक्सेप्ट की है कि आने वाले दिनों में हम कोल पावर के इस्तेमाल को रिड्यूस करने वाले हैं, लेकिन हाँ, कंप्लीटली एंड की बात इस वक्त हम नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आई होप अब आप समझ तो गए हैं फेज आउट और फेज डाउन में क्या अंतर है। लेकिन काफी एनालिस्ट कह रहे हैं कि दोस्तों ये इमटेरियल डिफरेंस था, बेकार में भारत ने अपना नाम खराब कर लिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई डेडलाइन तो है ही नहीं। फेज आउट करो, फेज डाउन करो, कॉप 26 के पूरे अग्रीमेंट में कोई डेडलाइन नहीं है कि 2040 में होगा फेज डाउन या फेज आउट, या 2050 में होगा, या 2060 में होगा, या 2070 में होगा। कोई डेडलाइन नहीं है। देयर इज नो डेडलाइन फेज आउट या फेज डाउन के लिए। और अगर जब भी डेडलाइन आएगी तो वो अगर बात करती होती है उसमें फेज आउट की, तो शुरुआत में तो फेज डाउन होगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है कभी भी कि सडनली अचानक से कोल एमिशन हम कह देंगे कि बंद कर दो। तो फेज आउट
कि शुरुआत तो फेज डाउन से ही होनी है। तो एक बार टाइमलाइन आ जाएगा तो उसके बाद भारत तो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो भारत रिलैक्सेशन डिमांड कर सकती थी। तो इसमें बेकार में भारत के सर पे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है कॉप 26 को वीकन करने का, वो नहीं होता। दोस्तों, जो पोस्टर बॉय है क्लाइमेट चेंज की, जर्मनी सबसे फोरफ्रंट पे है कोल को निकालने के लिए, कोल को फेज आउट करने के लिए। तो कोल ने भी जो अपने हिसाब से जो टाइमलाइन सेट किया है सेल्फ इंपोज एंडिंग कोल पावर का, वो 2038 है। इन शॉर्ट जर्मनी भी 2038 तक खुद से कह रही कि वो कोल का इस्तेमाल करेगी। तो भारत तो एक डेवलपिंग कंट्री है, जब भारत ने ऑलरेडी नेट जीरो एमिशन की बात की है 2070 में, तो जाहिर सी बात है भारत को कभी ना कभी तो कोल फेज आउट या फेज डाउन करना था। तो एनालिस्ट यही बता रहे हैं कि बेकार में इस बहस में भारत को नहीं पड़ना चाहिए था। तो भारत जो कि देश विश्व भर के देशों की प्रशंसा पा रहा था विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, इस हिसाब से अभी हमें हमारे सर पे ही ठीकरा नहीं फोड़ा जाता। तो इंडिया क्या लूज किया इन सब से? दोस्तों, नंबर 1 आप अगर देखें तो चाइना अगर आप देखें तो विश्व का आधा से ज्यादा या फिर करीबन आधा कोल अकेला चाइना उसको कंज्यूम करता है। तो वो चाइना तो चुपचाप बस माइल्ड ऑब्जेक्शन करके पीछे हट गया, फिर भारत ने उसकी जंग लड़ ली। तो इंडिया ने बेकार में चाइना खुद को एक्सपोज करता, उसके बजाय हमने खुद को एक्सपोज कर दिया, ऐसा एनालिस्ट कह रहे हैं। और वैसे भी उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, ग्रो कर रही है, और 2070 में भारत को नेट जीरो एमिशन पर जाना है, तो इनएविटेबल है हम भी जल्दी एटलीस्ट कुछ वर्ष के बाद नए कोल प्लांट तो नहीं बनाने वाले। तो फेज आउट और फेज डाउन दोनों ही हमें भी करना है। तो बेकार में इस वक्त इस बहस में पड़ने की जरूरत नहीं थी, ऐसा उनका कहना है। नंबर 2, जो डबल स्टैंडर्ड्स वेस्टर्न वर्ल्ड का है विद रिस्पेक्ट टू ऑयल एंड गैस। कोल बहुत गंदा है, ऑयल एंड गैस अच्छा है, ऑयल एंड गैस पर हम रिलाई करेंगे, ऑयल एंड गैस पर हम डिपेंड करेंगे, ऑयल एंड गैस का अभी भी एक्सप्लोरेशन होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी थी जब हम इस डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर सकते थे। तीसरा दोस्तों, जो डेवलप्ड वर्ल्ड क्लाइमेट फाइनेंस एंड सपोर्ट की बात करती है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज डेवलपिंग कंट्री को पैसे देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, सो दैट हम क्लाइमेट चेंज से अडेप्टेशन मिटिगेशन बेहतर कर पाए। तो वो बातें कहीं ना कहीं कॉप 26 में बहुत मिनिमल जिन पर बात हुई है, तो उन बातों को हमें फोरफ्रंट पर लेकर आना था। इस बहस हमें ये सारे हमें जब डिस्कशन हो रही थी तो ये हमारी जंग होनी चाहिए थी, इन टॉपिक्स पर हमें जंग लड़ना चाहिए था। तो इस प्रकार से हम वेस्टर्न वर्ल्ड के फार्स को, डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करते, ऐसा काफी एनवायरमेंटलिस्ट एंड पॉलिसी एनालिस्ट का कहना है। तो दोस्तों यही बात है। तो जल्दी हम कॉप 26 की जो की टेक ओवर्स हैं, जो की हमने जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि कॉप 26 से दुनिया आने वाले दिनों में बदलने वाली है, उसको भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तो क्या की टेक अवेज है कॉप 26 के, जल्दी इस पर भी एक वीडियो आएगी, तो आप देखते रहिए। और इससे पहले आगे बढ़े, जल्दी से इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। तो आपको सब कुछ मैंने बता दिया है ऑलरेडी इस वीडियो में। तो विद रेफरेंस टू कॉप 26 ऑफ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो स्टेटमेंट 1 है, इंडिया ने अग्री किया है नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। स्टेटमेंट 2 है, भारत ने अग्री कर लिया है कि हम कोल को फेज आउट करेंगे बाय एट कॉप 26। तो यहां पे दोस्तों जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा होगा वो फेज आउट फेज डाउन में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है इस सवाल को गलत करेंगे। लेकिन आपने पढ़ा है तो आप सही सही जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर पोस्ट कर दिया है। तो दोस्तों आंसर है A1 ओनली। तो सही बात है, इंडिया ने अग्री किया है नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। सही बात है, इंडिया ने अग्री किया है। वहीं अगर आप देखें तो इंडिया ने अग्री किया है कि कोल को फेज आउट नहीं फेज डाउन करना है एट कॉप 26। इंडिया ने ये अग्रीमेंट में साइन किया है और ये अग्रीमेंट भारत की रही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट। तो दोस्तों स्पेशल प्राइस वीक जल्द ही खत्म हो जाएगा, तो आखिरी कुछ दिन है, अपने हाथ से इसको जाने ना दें। तो प्लस कॉम्बो जीएस एंड ऑप्शनल की जो कॉम्बो प्राइस है, इसकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,739 रुपीज। आइकनिक जीएस एंड ऑप्शनल की कीमत है 63,989 रुपीज और आइकनिक जीएस की कीमत है 63,405 रुपीज। तो ये एडिशनल 10% डिस्काउंट है जो आपको मिल रहा है और KC10 कोड के इस्तेमाल करने पे आपको ये डिस्काउंट मिलता है। तो KC10 कोड के फायदे बहुत सारे दोस्तों। तो आप जैसे ये कोड इस्तेमाल करें, सब्सक्रिप्शन लें, उसके बाद मुझसे संपर्क करें, तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और जो गाइडेंस है वो ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है।
इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी चैंपियंस कॉन्क्लेव हम रन कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा आप जरूर बने। नवंबर 20 से 22 हो रही है, तो लिंक सेक्शन में आप जाएंगे, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके एनरोल कर लें। इसके सिवा यूपीएससी कॉम्बैट करंट अफेयर्स है दोस्तों इस संडे को 14 नवंबर सुबह 11 बजे, तो इसका हिस्सा जरूर बने। यूज द कोड KC10 एंड साथ साथ दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है 2 साल की वो है 64,800 रुपए, और 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 1 साल की ऑप्शन सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए और यूजिंग द कोड KC10। यूपीएससी सीएससी के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, तो हिंदी में है, इंग्लिश में है, बाइलिंगुअल में है, 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, तो इनका हिस्सा आप जरूर अभी बन सकते हैं, तो वक्त हाथ से जाने ना दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।